हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की हमारी इकोनॉमिक्स की आज हमारी छठी क्लास है। ठीक है, आप आई होप कि आप सभी लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सभी क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज जो हम जीडीपी के वगैरह जीडीपी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, जीएनपी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में आज हम पढ़ रहे थे, जो वो सारी चीज़ें आज समापन हो जाएंगी। यानी कि आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आपकी 6 यूनिट है, यानी इकोनॉमिक्स में 6 यूनिट आपकी है, जिसमें यूनिट 1 आज मैं कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब आप सभी लोग जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी लोग पहली, दूसरी, तीसरी सभी वीडियो यानी चौथी, पांचवी पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप छठी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ मैं किसी दिन एक ऐसा करूँगा या किसी कोई एक ऐसी क्लास लेकर आऊँगा जो रिवीजन की क्लास होगी। ठीक है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, यानी कि पहली यूनिट में जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया हूँ, उस यूनिट के सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करने का एक बार प्रयास करूँगा, यानी रिवीजन के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की अब यहाँ चर्चाएँ ना करते हुए। पहली चीज़ें कहा जा रहा है, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का मापन किस माध्यम से किया जाता है, लेकिन आज हम जानेंगे राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय आय की मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय का मापन की विधियां के बारे में देखेंगे, जिसमें से 3 प्रकार की विधि बताई गई है हमें। पहली विधि बताई गई है कि राष्ट्रीय आय का मापन आप कैसे कर सकते हो, जिसमें पहली चीज़ है मूल्यवर्धन विधि, जिसे क्या कहा जाता है, उत्पाद विधि भी कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरी विधि है हमारी इनकम विधि, यानी कि आय मेथड, यानी कि आय मेथड यानी कि आय विधि कहा जाता है। आय विधि को इनकम इनकम मेथड भी कहा जाएगा। नेक्स्ट विधि है व्यय विधि, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय का मापन हम 3 विधि से कर सकते हैं। पहली विधि है मूल्यवर्धन विधि या उत्पाद विधि। दूसरी विधि है हमारी आय विधि, जिसे इनकम मेथड कहा जाएगा। और तीसरी विधि है व्यय विधि, जिसे एक्सपेंडिचर विधि कहेंगे दोस्तों। आइए अब बात करते हैं इसके बारे में। पहली चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में जीडीपी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सीएसओ द्वारा। इसका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है। जब आप छोटी मोटी परीक्षाएं देते हैं, जैसे सीजीएल वगैरह आप देते हैं, ठीक है, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह, जब आप ऐसे एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीडीपी का आकलन कैसे किया जाता है, यानी किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो वो संस्था है सीएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ें यहाँ वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 विधि होती हैं, उन विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। सबसे पहले हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ें हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं, जिन्हें उत्पादन, ऐसे कौन कौन से वस्तुओं और सेवाएं हैं जिन्हें उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर बात की जाती है कि वे वस्तुएं और सेवाएं जो प्रोडक्शन में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो पहली चीज़ें कहा जा रहा है कि पुरानी वस्तुएं तथा उनकी खरीद बिक्री में इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसको शामिल नहीं किया जाता है। किसमें शामिल नहीं किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद में। पुरानी वस्तुओं क्यों नहीं शामिल किया जाता दोस्तों? क्योंकि हम एक बार जीडीपी में इसको गणना कर चुके हैं, इसलिए यानी कि इन वस्तुओं को, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं,
उनकी पुरानी वस्तुएं तथा जो खरीद बिक्री होती है उसको नई वस्तुएं यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ें होती हैं कि नई या पुरानी वस्तुएं जो उस वर्ष उत्पादित नहीं हुई हैं दोस्तों, जो उस वर्ष उत्पादित नहीं हुई हैं उसको भी हम किस में नहीं शामिल करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। नेक्स्ट बातें की जाती हैं वित्तीय सौदे। वित्तीय सौदे जैसे कि शेयर मार्केट यानी कि शेयर। शेयर क्या होता है दोस्तों, जब कोई कंपनी क्या करती है, मान लो पैसे इकट्ठा करना होती है तो क्या करती है, जब मान लो कोई कंपनी स्थापित करना हो, वह कंपनी अब चाहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो कंपनी क्या करती है, अपना शेयर निकालती है। अपना शेयर निकालती है यानी कि अपने कंपनी का कुछ भाग बेच देती है जिससे कि लोग उसे खरीदते हैं। ठीक है, जब शेयर मार्केट में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन इतना आपको यहाँ समझ में आ गया होगा यानी कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। देखो दोस्तों, दूसरी चीज़ें होती हैं क्या शामिल नहीं किया जाता है, वो होती है वित्तीय सौदे, शेयर बाजार, ऋण पत्र आदि का क्रय यानी कि क्रय करना, विक्रय, चाहे ये शेयर या ऋण पत्र राष्ट्रीय आय का लेखांकन वाले वर्ष में ही निर्गमित क्यों ना हो। देखो, शेयर, ऋण पत्र, विक्रय, क्रय या विक्रय शेयर को भी शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इनके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद पर क्यों नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इनके बेचने के बाद, इन सभी जो शेयर हैं, ऋण पत्र हैं, इन सभी को बेचने के बाद या खरीदने के बाद किसी भी प्रकार का उत्पादन पर कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है। पहली चीज़ें मैंने आपको बताया, वे वस्तुएं जो पुरानी होती हैं या उनकी खरीद बिक्री होती है तो उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की गणना में शामिल नहीं किया जाता है यानी कि उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि नई या पुरानी वस्तुएं जो उस वर्ष में उत्पादित नहीं हुई हैं उन्हें भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर तीसरी चीज़ें मैंने आपको बताया कि वित्तीय सौदे जैसे शेयर, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय करना, ये भी क्या करते हैं, इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यह उत्पाद पर कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है। दूसरी चीज़ें बात करते हैं हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पेमेंट ट्रांसफ़र के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जैसे वृद्धा पेंशन दोस्तों, वृद्धावस्था में पेंशन, जो पेंशन दी जाती है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और बच्चों को जो दिया जाता है जेब खर्च या निवासियों को भोजन कराने के लिए व्यय किया जाता है, उसे भी किसी भी प्रकार की जो सेवा दिए जाते हैं इसे भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप पेंशन देंगे तो क्या भारत सरकार को इससे किसी प्रकार की फ़ायदा होगा, भारत सरकार को इससे कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो क्या सरकार को कोई फ़ायदा होने वाला है, नहीं। माँ बाप यदि बच्चों को पैसा देते हैं जेब खर्च के लिए, क्या इससे माँ बाप को कोई फ़ायदा होगा कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। निवासियों को यदि हम भोजन कराते हैं, उस पर जो खर्च करते हैं, तो क्या हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा यानी कि कोई लाभ होगा कि नहीं, तो कोई भी लाभ नहीं होगा दोस्तों। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इसको भी सम्मिलित नहीं किया जाता। फिर पूंजीगत लाभ या हानि, अप्रत्याशित लाभ जो होते हैं, ठीक है, अप्रत्याशित लाभ जो होते हैं इन्हें भी शामिल नहीं किया जाता। और विदेशों से प्राप्त होने वाले उपहार, कई बार क्या होता है जो अदर कंट्री होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ उपहार देती हैं। उपहार के रूप में कई चीज़ें हो सकती हैं, या तो वस्तुएं देंगी या सेवाएं भी दे सकती हैं, या कई बार क्या होती हैं कि कुछ पैसों के रूप में भी अनुदान दे दिया जाता है जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित नहीं किया जाता यानी प्रोडक्शन में सम्मिलित नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुएं की खरीद बिक्री, ठीक है, नई या पुरानी वस्तुएं जो उस वर्ष में उत्पादित नहीं हुई हैं उसको भी नहीं करते हैं, उसको भी सम्मिलित नहीं करते हैं। वित्तीय सौदे जिसमें शेयर वगैरह, ऋण पत्र वगैरह आदि का क्रय विक्रय करते हैं तो उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है राष्ट्रीय उत्पाद पर। और हस्तांतरण में मैंने आपको बताया कि पेमेंट ट्रांसफ़र के बारे में बताया, जिसमें वृद्धा पेंशन,
बेरोजगारी भत्ता, बच्चों को दिया जाने वाला खर्च भी नहीं शामिल किया जाता है। अप्रत्याशित लाभ वगैरह भी जो होता है ये भी उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और विदेशों से प्राप्त होने वाले उपहार भी सम्मिलित नहीं किया जाता है उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। ठीक है। सेवानिवृत्त, नेक्स्ट बातें की जाती हैं दोस्तों, एक मिनट। सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अनुसार यह किसी वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग होती है। ये किसी वर्ष में होती हैं लेकिन उस वर्ष में नहीं होती हैं, इसलिए सेवानिवृत्त पेंशन जो होती हैं इन्हें भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी कि उसका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग पहले से होती हैं किसी वर्ष में, इसलिए इन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता। वृद्धा पेंशन वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, बार बार इसमें कुछ नया नहीं है। ग्रेजुटी के रूप में मिलने वाला भी पैसा जो होता है उसको भी शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है। इसलिए कि जिस वर्ष प्राप्त होगी उस वर्ष राष्ट्रीय आय में गणना की जोड़ी जाएगी, जिस वर्ष प्राप्त होगी उसी वर्ष में जोड़ी जाएगी, लेकिन हमेशा के रूप में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इन सब सारी चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आय विधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय आय गणना के माध्यम से राष्ट्रीय अकाउंटिंग के बारे में हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि किन किन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर दूसरी चीज़ें आज ये हम बात कर रहे हैं आय विधि यानी कि इनकम मेथड के बारे में। आय विधि से क्या तात्पर्य होता है, इस पद्धति के द्वारा क्या होता है, फर्मों द्वारा परिवार को किए गए कुल भुगतानों के योग पर यह केंद्रित होता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, साधन भुगतान कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय का मापक है, यह क्या है, राष्ट्रीय आय का मापक है। कैसे है कि यह फर्मों द्वारा परिवार को किया जाता है, भुगतान किया जाता है। ठीक है, और जिन्हें क्या कहा जाता है, साधन भुगतान कहा जाता है। और इसे राष्ट्रीय आय का मापक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय से आशय एक देश के निवासियों द्वारा और व्यवसायियों द्वारा अर्जित कुल आय के योग को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि एक देश के निवासियों और व्यवसायियों द्वारा अर्जित कुल आय के योग को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर उत्पादन के 4 साधन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें भूमि, श्रम, ये सब क्या है, इनकम यानी कि पैसा आने की विधि है। यानी कि पैसा आने की विधि है दोस्तों, पैसा आने यानी इनकम आने की विधि कौन कौन सी है, जो मैंने आपको निवासियों और व्यवसायियों द्वारा बताया, ये भी पैसा आने की विधि है। और साधन के 4 लागत, उत्पादन के साधन के 4 प्रकार होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि भूमि के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, श्रम, पूंजी, संगठन, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, उत्पादन के 4 साधन हैं। ठीक है, ये उत्पादन के 4 साधन हैं, जिसमें लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। ठीक है, ये क्या है, साधन के आय के प्रकार हैं। साधन के आय के प्रकार कौन कौन से हैं, 4 चीज़ें, जिसमें आप क्या जोड़ेंगे, रेंट, ठीक है, यानी किराया, वेजेस यानी कि आप सैलरी, ठीक है, जोड़ेंगे। फिर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, प्रॉफिट यानी कि लाभ। एक क्या है, साधन यानी कि पैसा, इनकम के साधन है। इनकम के 4 साधन होते हैं और उत्पादन के 4 साधन होते हैं। इसको ध्यान रखना कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, इसके भी 4 होते हैं और आय के भी 4 साधन होते हैं। उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आय के कौन कौन से 4 साधन होते हैं, रेंट के माध्यम से पैसा आता है, वेजेस यानी कि आप मजदूरी करेंगे तब पैसा आएगा, आप किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं तो उसका इंटरेस्ट आएगा, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपकी कोई कंपनी है तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ भी किस में आ जाएगा, साधन के आय में जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस आय में अप्रत्यक्ष करों एवं मूल्यह्रास को जोड़ने
लेकिन यहाँ पर सब्सिडी को घटा देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीडीपी। इस आय में क्या चीज़ें होती हैं, आप प्रत्यक्ष करों को हम जोड़ देंगे और मूल्यह्रास को जोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, सब्सिडी को हम घटा देंगे तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। तो आय मेथड में मैंने आपको चार चीज़ों के बारे में तीन पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट ये मैंने आपको बताया कि फर्मों द्वारा परिवारों को दिया जाने वाला कुल भुगतान के योग पर यह केंद्रित होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, भुगतान साधन। देखो आय की विधि कौन कौन सी है, इसके बारे में यदि आप ऊपर वाला नहीं भी याद रखते हैं तब भी आप दो चीज़ें याद रखते हैं तब भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आय विधि में यानी कि इनकम की कौन कौन सी विधि है, यानी कि एक देश की आय की कौन कौन सी विधि है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। चार प्रकार से आय की विधि होती है और उत्पादन के भी चार होते हैं। उत्पादन के चार विधि के माध्यम से ही जो उत्पादन होगा, जिससे उत्पादन होगा उसी से हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ भी प्राप्त होगा, यानी कि उससे हमारी इनकम भी बनेगी, जिसमें क्या होगा, हमें रेंट मिलेगा, मजदूरी करेंगे तो उसमें पैसा आएगा, ब्याज पर देंगे पैसा, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसा दे रहे हैं उत्पादन के लिए उससे हमें ब्याज भी मिलेगा, और जो उत्पादन है वो उत्पादन कर रही है और जब वस्तु और सेवाओं को बेचेगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और जीडीपी प्राप्त करने के लिए, जीडीपी प्राप्त यानी जीडीपी निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला है आपका, इस बात को फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, मजदूरी को आप जोड़ दीजिए, ब्याज को जोड़ दीजिए, लगान को जोड़ दिए, जो लागत लगती है यानी टैक्स जो है उसको जोड़ दीजिए, लाभ को जोड़ दीजिए, लाभांश को जोड़ दीजिए। ठीक है, आप प्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिए और माइनस सब्सिडी कर दीजिए, प्लस मूल्यह्रास कर देंगे तो आपको जीडीपी के आपका जीडीपी निकल आएगा। जीडीपी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मजदूरी जोड़िए, ब्याज जोड़िए, लगान यानी टैक्स जोड़िए, अप्रत्यक्ष कर को जोड़िए, लाभ जोड़िए, जो आपको लाभ, देखो लाभांश का मतलब होता है जब किसी कंपनी में लाभ प्राप्त होता है तो उसमें लाभांश उसे कहा जाता है, क्योंकि उसका लाभांश जो होता है उसको कई लोगों में बांटा जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी में जो है एक ही हिस्से यानी कि एक ही मालिक हो। अगर एक मालिक होगा तो उसे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन कई मालिक होंगे तो उन्हें लाभांश मिलेगा, क्योंकि इसका वितरण किया जाता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आप प्रत्यक्ष कर के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आप जानते हो, और माइनस सब्सिडी के बारे में जानते हो कि जो सरकार द्वारा कुछ पैसा मुहैया कराया जाता है किसी वस्तु या सेवाओं पर, उसे क्या कहा जाता है, सब्सिडी कहा जाता है, इसको घटाना है। मूल्यह्रास के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जब कोई वस्तु और सेवाओं, जब कोई मशीन क्या होती है, कोई मशीन होती है, उस मशीन का हम रख रखाव करते हैं या उससे कोई उत्पादन करते हैं, तो जो मशीन होती है उसका क्या होता है, टूट फूट होती है, उससे क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बातें आती है यहाँ पर कि लाभ कर यानी प्रॉफिट टैक्स सभी शेयर धारकों को, वही मैंने आपको लाभांश के बारे में बताया था ना, वही चीज़ें यहाँ पर है, लाभांश को विभाजित किया जाता है, वही चीज़ें यहाँ पर कहा गया। दूसरी बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान की गणना के लिए भारत में इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया। किस प्रकार की, जीडीपी के पद्धति को, और ये जो मेथड मैंने आपको बताया है इस मेथड के माध्यम से। ऐसी कोई भी आय जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह नहीं होता है, मूल्यवर्धन नहीं होता है। जिन वस्तुओं और सेवाओं ऐसी कोई भी आय जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह नहीं होता है उसे मूल्यवर्धन नहीं होता है। ठीक है, उसे आय विधि की गणना में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसके आगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक साइकिल का बाजार मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है, और जबकि इसकी विनिर्माण की यानी कि जो लागत हुई है, इसको बनाने में कितनी लागत लगी, 1800 रुपये, और 200 रुपये का इसमें लाभ मिल रहा है। तो 1800 रुपये में साइकिल के सभी घटकों या भागों को इसमें क्या हुआ, मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन को जोड़ दिया गया है ताकि लागत भी सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो लागत और इसका जब अंतिम रूप से जब जीडीपी में जोड़ा जाएगा तो अंतिम रूप से 1800 प्लस 200 और जोड़ दिया जाएगा, तब उसमें क्या मिल जाएगा, अंतिम रूप से यानी बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है।
तो वही चीज़ें यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए व्यय व्यय विधि के बारे में समझ लेते हैं। व्यय विधि क्या होती है? व्यय, जिससे कि आप भली भांति परिचित हैं, ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया। व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय मापन का हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं व्यय विधि के माध्यम से, जिसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। जीडीपी को किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अत्यंत यानी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। और किसी अर्थव्यवस्था में तीन मुख्य एजेंसियां होती हैं। एक परिवार के बारे में मैंने आपको समझाया था, दूसरा फर्म के बारे में बताया था, तीसरा सरकार। ठीक है, ये एजेंसियां वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती हैं? क्रय करती हैं। ठीक है, क्रय करती हैं। देखो, परिवार क्या करता है, जब कोई वस्तु और सेवाएं उत्पादन होती हैं तो उसका क्रय करती है, फिर फर्म के पास पैसा जाता है। फर्म क्या करती हैं? फर्म क्या करती हैं? सरकार को टैक्स के रूप में देती हैं। सरकार क्या करती है? इन सभी लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, इन सब सारी चीज़ों को सुरक्षा मुहैया कराती हैं दोस्तों। तो उसके बाद है व्यय के निम्नलिखित व्यय को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया गया है। व्यय विधि को चार भागों में विभक्त किया गया है। पहली चीज़ है उपभोग। उपभोग से तात्पर्य होता है जब कोई आप वस्तु खरीदते हैं तो ये क्या होता है, एक ऐसी विधि है उपभोग। जब कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उस वस्तु तो आपको मिल जाती है, लेकिन आप क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पैसा खर्च करें। मान लो आपको पेन चाहिए, तो पेन का क्या करेंगे आप? उपभोग करेंगे। इसके बदले आप क्या करेंगे? पैसा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यय हुआ। ठीक। दूसरी चीज़ें हैं निवेश व्यय। कई बार क्या करते हैं, या इसमें से आप देख सकते हैं कि निवेश से आशय एक निश्चित अवधि में एक अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक में हुई वृद्धि। इसमें फर्म एवं सरकारी क्षेत्रकों द्वारा किए गए निवेश से किससे तात्पर्य है? देखो, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट व्यय। इन्वेस्टमेंट व्यय में क्या होता है? एक निश्चित अवधि में एक अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक, कैपिटल स्टॉक में हुई वृद्धि जो होती है, वृद्धि से होती है, उसे पूंजीगत निवेश कहते हैं। जिसमें क्या होता है? फर्मों एवं सरकारी क्षेत्रकों द्वारा किए गए निवेश सम्मिलित होते हैं। देखो, फर्म क्या करती हैं? देखो कैसे, अब यहाँ आप आम बोल चाल में समझेंगे तब ज़्यादा समझें। फर्म क्या करती हैं? नई मशीन वगैरह खरीदती हैं। ठीक है, तो क्या कर रही है? निवेश कर रही है। निवेश कर रही है तो किस में आएगा? निवेश व्यय में आएगा। सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है दोस्तों? सरकार रोड वगैरह बनाती है। जो टैक्स वगैरह मिलता है, या जो सुरक्षा हमारे लिए मुहैया कराती है, तो वो क्या करती है? सरकार जैसे पुलिस व्यवस्था की हमारे लिए व्यवस्था करती है सिक्योरिटी के लिए, तो सरकार क्या कर रही है? व्यय कर रही है। तो ये किस में आ जाएगा? निवेश व्यय में। या कंपनी या सड़कें वगैरह, ज़्यादा आप कह सकते हैं पुल वगैरह बनाती है, तो ये किस में आ जाएगा? निवेश व्यय में। पहली चीज़ें हैं उपभोग। क्या होता है दोस्तों? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु का उपभोग में लेते हैं और पैसा देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोग कहा जाता है, जिसे कंजप्शन कहते हैं। ठीक है। निवेश व्यय में जैसे फर्मों द्वारा क्या होता है? मशीन खरीदती है। फर्म क्या करती हैं? मशीन वगैरह खरीदती हैं। सरकार हमारे लिए क्या करती हैं? सरकार हमारे लिए सड़कें बनाती हैं और भी सुरक्षा के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराती हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? निवेश व्यय कहा जाएगा। नेक्स्ट बात आती है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय में क्या होता है? देखो, इसको एक चीज़ ये भी ध्यान रखते जाना दोस्तों कि निवेश व्यय को सी से डिनोट करते हैं और उपभोग को सी से डिनोट कर रहे हैं और निवेश को आई से डिनोट कर रहे हैं। और सरकारी व्यय यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस प्रकार में क्या है? सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खरीद पर किए गए व्यय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जब सरकार क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का खरीद करती है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसमें सरकारी व्यय में इसे सम्मिलित किया जाता है। सरकारी व्यय वह होता है जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है, जिसमें वस्तुओं को खरीदती है या सेवाएं लेती हैं दोस्तों। लेकिन पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता यह सरकारी व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह कैसा व्यय होता है? या हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है। क्योंकि सरकार पेंशन देने के लिए किसी से खरीदती नहीं है, बल्कि खुद के पैसों को ट्रांसफ़र करती है। छात्रवृत्ति देने के लिए किसी वस्तु को नहीं खरीदती, बल्कि खुद स्वयं के पैसे जो टैक्स के रूप में आता है
उसे ट्रांसफ़र करती है। बेरोजगारी भत्ता यानी कि खुद के माध्यम से देती हैं, लेकिन क्या सम्मिलित किया, सरकारी व्यय में वो चीज़ें सम्मिलित किया जाता है जो जब सरकार किसी वस्तु को खरीदती है या कोई सेवा खरीदती है, यानी कि सेवा लेती है किसी कंपनी या किसी संस्था से, तो उसे क्या कहा जाता है, सरकारी व्यय कहा जाता है। जिससे किससे डिनोट किया जा रहा है दोस्तों, जिसे किससे डिनोट किया जा रहा है, जी से, इसको ध्यान रखना। सी से कंजप्शन, आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के माध्यम से फर्मों और सरकारी उपभोग के बारे में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, पेन वाला आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। सरकारी व्यय, जब सरकार क्या करती है, वस्तु और सेवाएं खरीदती हैं या तो उसे क्या कहा जाता है, सरकारी व्यय कहा जाता है। लेकिन पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, इन सब चीज़ों को सरकारी व्यय में शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। नेक्स्ट एक और बचा हुआ है निवल निर्यात। सरकार क्या करती है, एक तो विदेशों से आयात करती है और विदेशों में क्या करती है, निर्यात करती है। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, देखो जब आयात करेगी तो क्या होगा, पूंजी का प्रवाह होता है और इसे कुल व्यय में घटा दिया जाता है। ठीक है, और देखो जब एक चीज़ ये होती है, हमें जब हम निर्यात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूंजी प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। देखो इंपोर्ट ये होता है, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, आयात करना। जब हम दाल मंगाते हैं और बाहर से कुछ कंपनी कुछ वस्तुएं जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह या कुछ सेवाएं हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, जिससे हमारी पूंजी का व्यय होता है। हमारी पूंजी यानी कि हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन जब हम निर्यात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, हम क्या करते हैं, किसी अन्य देश में बेचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया चार चीज़ों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया किसके बारे में बताया, एक तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा सी के बारे में, कंजप्शन। ठीक है, व्यय विधि में निवेश व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद एक्स माइनस आई एम यानी निवल निर्यात के बारे में। अब अगर आपको जीडीपी निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को लास्ट में याद रख लीजिए, इसी फॉर्मूले से आपका सारा काम हो जाएगा। तो जीडीपी निकालने के लिए आप कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट व्यय, गवर्नमेंट व्यय और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, देखो कैसे, कितना हमने आयात किया, कितना हमने निर्यात किया, जब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमें एक अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि जीडीपी, हमें यानी कि हमने कितना उपभोग किया इसे जोड़ेंगे, कितना हमने निवेश किया, ठीक है, निवेश व्यय किया आई, इसको हम जोड़ेंगे, और गवर्नमेंट सरकार ने कितनी खर्च किया उसको हम जोड़ेंगे, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी। तो आज मैंने आपको बताया कि किन किन माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं। पहली चीज़ें मैंने आपको बताया उत्पाद विधि, दूसरी चीज़ें मैंने आपको आय विधि के बारे में बताया, और तीसरी चीज़ें मैंने आपको बताया व्यय विधि के बारे में। ठीक है, आय विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया, मूल्यवर्धन यानी कि उत्पाद विधि के बारे में बता दिया। देखो जीडीपी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सीएसओ द्वारा मैंने बताया। फिर आपको बताया मूल्यवर्धन विधि, उत्पाद विधि के बारे में बताया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया आय यानी इनकम मेथड, फिर मैंने आपको बताया व्यय विधि के बारे में, फिर मैंने आपको बताया किन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता, जिसमें पुरानी वस्तुएं की खरीद बिक्री को शामिल नहीं किया जाता है, किसमें, वस्तुओं के उत्पादन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि नई या पुरानी वस्तुएं जो उस वर्ष में उत्पादित नहीं होती हैं उसको भी हम उत्पादन में सम्मिलित वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन में सम्मिलित नहीं करते हैं। फिर शेयर ऋण पत्र, इसको भी हम सम्मिलित नहीं करते हैं। हस्तांतरण भुगतान, इसको भी सम्मिलित नहीं करते हैं। विदेशों से प्राप्त होने वाले उपहार को भी हम सम्मिलित नहीं करते हैं। सेवानिवृत्ति पेंशन, इसको भी हम सम्मिलित नहीं करते हैं, और वृद्धा पेंशन को भी सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया आय के विधि, आय के कौन कौन से विधि हैं, चार विधि हैं,
उत्पादन के साधन होते हैं कितने प्रकार के? 4 होते हैं। आय की कितने विधि होती हैं? 4 विधि होती है, जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के बारे में बताया। और लागत यानी कि साधन के उत्पादन के कौन कौन से साधन के उत्पादन के 4 नियम मैंने बताया। उत्पादन के साधन के 4 नियम मैंने आपको कौन कौन से बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। जिसमें मैंने आपको बताया लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। अब साधन की आय के बारे में मैंने बताया आपको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया जीडीपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप प्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं, मूल्य ह्रास को जोड़ते हैं, लेकिन सब्सिडी को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? जीडीपी। फिर मैंने आपको बताया कि व्यय विधि यानी कि खर्च करने की क्या क्या विधि हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा पैसा खर्च होता है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख एजेंसियों के बारे में, जिसमें मैंने आपको परिवार के बारे में बताया, फर्म के बारे में बताया और सरकार के बारे में बताया। अब परिवार कैसे खर्च करती है, जैसे उपभोग हो गया। ठीक है, फर्म कैसे खर्च करती है, वो निवेश के माध्यम से। देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा से ऐड ऑन कर देता हूँ। परिवार क्या करती है? उपभोग करता है, कंजप्शन करता है, कोई भी वस्तु या सेवाएं को क्या करता है? खरीदता है। ठीक, और फर्म क्या करता है? निवेश, व्यय करता है। ठीक है, मशीन वगैरह खरीदती है। और सरकार भी क्या करती है? व्यय करती है। और सरकार फिर यहाँ मैंने बताया व्यय करती है। फिर सरकार क्या करती है? निवल आय यानी कि एक तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। और लास्ट में मैंने आपको जीडीपी का फॉर्मूला बता दिया, आप इसको याद रख सकते हैं, CIG x-IM। ठीक है, यानी कि C मतलब कंजप्शन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मतलब एक्सपोर्ट और IM मतलब इम्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। एक यूनिट हमारी समाप्त हो गई, यानी कि यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई दोस्तों। ठीक है, अब यूनिट 1 में यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे पूछिएगा, यानी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय प्रकट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, या उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप तक शेयर कर दूंगा। आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है और कल से हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट होगा इकोनॉमिक्स 2, जिसमें समावेशी विकास को मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।